आज का जो हमारा टॉपिक है वो अध्याय 5 है। विपाकनीय प्रकृतियां। तो हम आज क्लास में नहीं है, तो जो ज्ञान सीखने का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो पाद्य प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें यहाँ प्रत्यक्ष अनुज्ञापूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस पूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की महती कृपा करें। आज क्लास में देखें विपाकी प्रकृति क्या होती है और कैसे वो अपना फल प्रकट करती है। ठीक है, जो भी प्रकृति का फल है वो हमको किस तरह से मिलता है। वैसे तो सभी प्रकृति का फल जीव में ही प्रकट होता है, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से हमको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर्म प्रकृतियों का विपाक। जो भी कर्म प्रकृतियां जो हमने पढ़ी, या तो 120 से बात करें, 122 या 148 समुच्चय की अपेक्षा से, तो ये प्रकृतियां कैसे अपना फल प्रकट करती हैं, तो इनके फल प्रकट करने की अपेक्षा से इनका वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम 122 की अपेक्षा से बात करेंगे। तो 122 प्रकृतियां हैं, तो ये किस तरीके से अपना फल प्रकट करती है। सभी फल तो जीव में ही प्रकट होता है, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से हमने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले समझते हैं कि विपाक का फल मीनिंग क्या होता है। तो विपाक होता है, विपाक का इसमें संधि विच्छेद किया है। तो विपाक में मतलब होता है विविध, वि से मतलब होता है विविध, और पाक का मतलब होता है फल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कर्म प्रकृतियों के विविध प्रकार के फल को विपाक कहते हैं। जो भी कर्म प्रकृतियां हैं अपना अलग अलग जो फल प्रकट करती है उसे क्या कहते हैं, विपाक कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है सभी को। अच्छा। ठीक है, अब इसके बाद इनका जो फल प्रकट हो रहा है उसके हिसाब से इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है, इनका फल कैसे कैसे प्रकट होता है। तो पुद्गलों के माध्यम उत्तल से, विपाक, भव विपाक, विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में इनका जिससे इनका फल प्रकट हो रहा है उस फल के अकॉर्डिंग इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पुद्गल विपाक, भाव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। ठीक है, तो जिस तरीके से अपना फल प्रकट कर रही है उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो ये चारों क्या है, इनका क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है इनका, तो हम इनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्षेत्र विपाक समझ लेते हैं और भव विपाक समझ लेते हैं, उसके बाद पुद्गल और जीव विपाक समझ लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं हम पुद्गल विपाक को बाद में ले लेंगे, पहले भव और क्षेत्र ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, रब कर दो ये, एक और डाउट हाँ इसमें। नहीं। कोई आज नया ज्वाइन हुआ है तो वो भी अगर कुछ डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं वो। ठीक है गौतम भैया, हाँ ठीक है। है ना। अब ये जो प्रकृतियां हैं कैसे अपना फल प्रकट कर रही हैं, तो उनके फल के अकॉर्डिंग ही इनका हमने अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। तो हम सबसे पहले लेते हैं भव विभाग। भव विभाग, भव, तो इन प्रकृति को हम बोलेंगे भव विभाग नहीं। ठीक है, भव विभाग में प्रकृतियां
इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जो कर्म प्रकृतियां स्वयोग्य भाव में ही अपना फल प्रकट करती है। ठीक है, क्या कह रहा है इसका मतलब कि जो प्रकृतियां केवल उसी भाव में अपना फल प्रकट करती है। मान लीजिए कोई प्रकृति है, तो अभी हम मनुष्य का भाव चल रहा है हमारा, तो वो प्रकृति कौन सी आएगी जो केवल मनुष्य के भाव में अपना फल प्रकट करेगी? तो इसके लिए बोला है कि जो आयुष नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, वो केवल उसी भाव में, जिस भाव में जीव है, उसी भाव में ही अपना फल प्रकट करेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी प्रकृतियां हैं जो जरूरी नहीं कि उसी भाव में अपना फल प्रकट करें, वो दूसरे में भी अपना फल प्रकट कर सकती है। लेकिन जो आयुष नाम कर्म की है, जो चार आयुष नाम कर्म की कौन कौन सी आ गई हमारी? नरक आयु, तिरंज, मनुष्य और देव। तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। मतलब अभी हमारा मनुष्य का भाव चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अभी हमारा मनुष्य आयु का भाव चल रहा है तो हम तिर्यंच आयु या नरक आयु का भी हम जो इसका फल प्रकट हो रहा है। अभी अगर मनुष्य आयु का हमारा भाव चल रहा है, तो हम मनुष्य, मतलब मनुष्य गति का भाव चल रहा है, तो हम मनुष्य आयु का ही हमारा फल प्रकट हो रहा है। इन प्रकृति बाकी जो तीन आयु का है उनका फल प्रकट हो नहीं रहा है। इनका फल प्रकट होने के लिए इनकी गति, इनके भाव में ही हमको जाना पड़ेगा, तभी इनका भाव, इनका फल प्रकट होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो कर्म प्रकृतियां स्वयोग्य भाव में ही अपना फल प्रकट करती हैं, वो कहलाती है भव विपाकनी। जिस भाव में जीव रहता है उसी भाव में ये फल प्रकट करती है अपना। दूसरे किसी भाव में अगर जीव जाता है तो उसमें फल प्रकट नहीं होता है। अभी हम वर्तमान में जैसे मनुष्य हैं, तो मनुष्य आयु का फल इसी भाव में ही प्रकट होगा। ठीक है, मान लीजिए अभी हम मनुष्य हैं, तो ऐसा नहीं कि उसमें नरक आयु का भी फल प्रकट हो रहा, तिर्यंच का भी या देव का भी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, या मनुष्य के साथ तिर्यंच का, या मनुष्य का नरक का, या मनुष्य का देव का, इनका फल प्रकट नहीं हो रहा। किसी भी आयु का फल प्रकट करने के लिए उस गति के भाव में जाना पड़ता है, उसके भाव में जाना पड़ता है, तभी उसका फल प्रकट होता है। दूसरे किसी भाव में जाने पर उस आयु का फल प्रकट नहीं होता। तो इसीलिए इन जो चारों आयुष नामकरण की प्रकृतियां हैं, इनको हमने क्या बोला, बहुविपाकनी प्रकृति में लिया है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। और इसी जो इन्हीं प्रकृति के कारण क्या होता है कि जीव एक निश्चित टाइम पीरियड तक उसी भाव में रुका रहता है। मतलब हमने गति भी समझा है, गति नाम कर्म भी पढ़ा है और आयुष नाम कर्म भी पढ़ा है। तो गति नाम कर्म क्या होता है? गति नाम कर्म क्या डिसाइड करता है? प्लेस, के जीव को कहाँ जाना है, प्लेस, स्थान, ये डिसाइड करता है। बहुत सी बार कंफ्यूजन होता है कि आयुष नाम कर्म और गति नाम कर्म में क्या फर्क है। तो गति नाम कर्म डिसाइड करता है कि जीव को कहाँ जाना है। आयुष नाम कर्म करता है, क्या डिसाइड करता है? टाइम पीरियड, कि जीव को कितने समय तक उस जगह पर रुकना है। ठीक है, ये आगे टाइम पीरियड, इन्हें हम कह सकते हैं काल मर्यादा। काल ये डिसाइड करता है कि जीव को उस जगह पर कितने समय तक रुकना है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहे कि गति नाम कर्म, जैसे हमने यहाँ पे आयु नाम कर्म की बात करी, तो हमने यहाँ पे गति नाम कर्म क्यों नहीं लिया? कि अभी हम मनुष्य हैं मान लीजिए, तो हमने मनुष्य गति का भी तो हमारे जो है फल प्रकट हो रहा है, तो हमने मनुष्य गति नाम कर्म को क्यों नहीं लिया आयु के साथ? तो उसका एक रीजन है, इसका एक समाधान दिया है। एक जिज्ञासा ये आ रही है कि हमने आयुष नाम कर्म को तो फिर भव विपाकनी में ले लिया, तो हमने गति नाम कर्म को क्यों नहीं लिया इसमें? क्योंकि हम अभी मनुष्य आयु का हमारा फल प्रकट हो रहा है, तो मनुष्य गति का भी फल प्रकट हो रहा है, तो फिर हमने मनुष्य गति नाम कर्म को उसमें क्यों नहीं लिया? तो इसका समाधान बता रहे हैं। ये क्लियर है ये वाला? तो फिर इसको रब करता हूँ। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो जिज्ञासा बोल रहे हैं कि गति नाम कर्म को क्यों नहीं लिया भव विपाकनी में? गति नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं, प्रकृतियां भव विपाकनी क्यों नहीं है? एक डाउट है, एक जिज्ञासा है।
तो इसका समाधान के लिए क्या बोल रहे हैं, इसका समाधान क्या बता रहे हैं कि भावी प्रकृतियां उन्हीं को बोल रहे हैं, उनके जो लक्षण बता रहे हैं कि भावी प्रकृतियों के लक्षण क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट वाला कि उनका क्षय यानी उनका जो भी टाइम पीरियड है, क्षय किसके द्वारा संभव है, वेदन के द्वारा। मतलब कि उनका जो टाइम पीरियड है, मान लीजिए हमने अभी मनुष्य आयु का हमारा है, तो मान लीजिए हमने 100 वर्ष की आयु का हमारे फल प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो उनका जो क्षय मतलब वो 100 वर्ष कैसे निकलेंगे, तो उनको वेदन के द्वारा ही हम कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि उनको भोग के ही उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसका क्षय जो होगा वो वेदन के द्वारा ही संभव होगा। उनको भोग के ही हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा वो चीज खत्म नहीं होगी। बाकी दूसरी प्रक्रिया बहुत सारी है जिनको बिना वेदन के भी उनका क्षय कर सकते हैं। लेकिन भवविपाकनी प्रकृतियों के जो लक्षण बताए वो यही है कि उनका क्षय किसके द्वारा होगा, वेदन के द्वारा ही। क्षय वेदन के द्वारा संभव हो, ठीक। यानी जिनको भोग कर ही वेदन यानी भोग कर ही उनका क्षय हो सकता है, बिना भोगे उनका क्षय नहीं हो सकता, ठीक। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही भवविपाकनी प्रकृति का उदय होता है, उदय प्रारंभ होने के पश्चात जब तक उस प्रकृति के सभी कर्म प्रदेशों का वेदन न किया जाए, वेदन न हो जाए, तब तक उस गति से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। क्या मीनिंग है इसका कि जो भी हम कर्म बांधते हैं, तो कर्म बांधने के साथ उसके कर्म प्रदेशों का हमारी आत्मा के साथ बंध होता है, ठीक है। तो वो भवविपाकनी प्रकृतियों के लिए बोल रहे हैं कि जैसे ही भवविपाकनी प्रकृति मतलब कि जो जिस भी आयुष में हम जिस भी आयु का हमारा फल प्रकट हो रहा है, तो जैसे ही किसी भी आयु का उदय हमारा हुआ स्टार्ट, ठीक है। तो जब तक उस प्रकृति के सभी कर्म प्रदेशों का जितने कर्म प्रदेश उस आयु के हमारे आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उन सभी को हम भोग न लें, उनका वेदन न हो जाए, तब तक उस गति से जीव को छुटकारा नहीं मिल सकता। मतलब कि वो जीव उस गति से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक वो उन सारे कर्म प्रदेशों को भोग नहीं लेता, तब तक उस भाव से जीव जा नहीं सकता। इसको एक अपन समझते हैं कि क्या मीनिंग आया इसका, है ना। इसको एक समझते हैं कि जो नरक आयु है, ठीक, कोई भी चीज नरक आयु कितनी बांध सकता है, तो बोलते हैं कि 33 सागरों को 66 सागरोपम एक बार जाके फिर वापस नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। 33 सागरों को मैक्सिमम बांध सकता है वो, ठीक है। और नरक गति नाम कर्म, नरगति नाम पर ये उत्कृष्ट बांध सकता है जीव 20 कोड़ा 20 कोड़ा सागरों। कोड़े सागरों को, ठीक है। तो ये क्या होता है सागरूपम वगैरह, तो एक ये भी एक टाइम को नापने की एक यूनिट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, हम जो साल मतलब करोड़ साल, तो उसके बाद ये तो क्या संख्यात काल की राशि है। उसके बाद बहुत लंबा टाइम होता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं पल्योपम। उससे और बड़ा यूनिट आता है वो सागरोपम। तो जो हम पल्योपम और सागरोपम बहुत सी बार पढ़ते हैं, जो पल्योपम और सागरोपम, ये क्या है, ये एक असंख्यात काल की राशि को नापने की यूनिट है।
असंख्यात काल की राशि है। ये आगे आपके कोर्स में आएगा। और एक वर्ड आता है पुद्गल परावर्तन। ठीक, ये क्या है? अनंत काल को मापने की इकाई है। ये अनंत काल की राशि है। मतलब कोई अगर आपसे बोले कि आपने कितने पल्योपम, कितने सागरोपम जीव कितने सागरोपम साल से, मतलब कितने टाइम से जीव इस संसार में घूम रहा है, तो आप ना तो उसको पल्योपम बोल सकते ना सागरोपम। वो पुद्गल परावर्तन, मतलब जीव इतने टाइम तक रह चुका है कि जीव ने अनंत पुद्गल परावर्तन किए। मतलब एक पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल की राशि है। और जीव ने कितने, तो ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन कर चुका है जीव। खैर ये आगे का विषय है, एक जनरल आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या बोला कि जो भी, वैसे सागरोपम आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी राशि होती है, ठीक है। तो नरक आयु के लिए बोला कि जो भी कोई जीव है वो उत्कृष्ट कितनी बांध सकता है, तो 33 सागरोपम वाली एक बांध सकता है आयुष। मतलब 33 सागरोपम तक जीव को उसी गति में रुकना पड़ेगा। लेकिन नरक गति नामकरण के लिए बोला कि वो तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जीव बांध सकता है। 20 कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है? 20 करोड़। कोड़ा कोड़ी मतलब होता है करोड़ इंटू करोड़। तो 20 करोड़ इंटू 20 इंटू 1 करोड़। कोड़ा कोड़ी मतलब होता है 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। 20 इंटू 1 करोड़ गुणित 1 करोड़, इतने सालों का। तो ये तो बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया। ठीक। तो मान लीजिए कोई जीव नरक आयु में पैदा हुआ। अभी मान लीजिए कोई मनुष्य का जीव था, वो नरक गति में गया, तो उसने अब नरक आयु का उसका वेदन चालू कर दिया। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड चालू हो गया उसका। ठीक, मान लीजिए हम असत कलमा से ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये कितना है? नरक गति नामकरण के हिसाब से हम देखें तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है, ये इतना लंबा टाइम पीरियड है। अब जीव ने यहाँ जन्म लिया। ठीक, यहाँ उसने जन्म लिया। जीव ने यहाँ जन्म लिया। अब उसका टाइम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक, उसने यहाँ पर एक सागरोपम का टाइम प्रोवाइड किया, 2 का किया, 3 का किया। ऐसे करते करते वो 33 सागरोपम उसके यहाँ कंप्लीट हो गए। ठीक है, जो आयुष उसकी थी, यहाँ पर 33 सागरोपम उसकी आयु कंप्लीट हो गई। अब यहाँ उसकी आयु कंप्लीट हो गई, तो यहाँ से आप उसको या तो मनुष्य में जाता है जीव, या देव में जाता है। जो सॉरी, मनुष्य में, तिर्यंश में। लेकिन जो 33 सागरोपम में है तो वो तिर्यंश में ही जाएगा क्या? जो, तो मान लीजिए यहाँ पे उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया 33 सागरोपम। अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये जो है हमने देखा, ये था आयुष नामकरण के लिए। ये जो था, ये आयुष नामकरण का था। और ये 20 करोड़ कोड़ी था, ये गति नामकरण का। ठीक है, ये ग्राफ। तो आयुष नामकरण का जो ग्राफ था वो तो यहीं तक था, 33 सागरोपम तक था। तो यहाँ पर आयुष नामकरण चल रहा था, तो उसके पैरेलल गति नामकरण भी एक असत कल्पना समान है। तो ये भी 33 तक कंप्लीट हो गया यहाँ पे। 33 गति नामकरण, सॉरी, आयुष नामकरण के जो थे, तो असत कल्पना से माना है कि ये 33 यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब जीव को यहाँ से नरक से आप दूसरे में जाना है, दूसरी गति में जाना है, तिर्यंश में जाना है। तो अब आयु के तो कंप्लीट हो गए उसके, आयु तो 33 तक ही थी, तो ये तो कंप्लीट हो गई उसकी। ठीक है, लेकिन जो गति की थी वो तो और बची हुई है इतनी रिमेनिंग। मतलब 20 कोड़ा कोड़ी थी, 20 करोड़ इंटू 1 करोड़, 20 करोड़ इंटू करोड़ थी। उसमें से केवल 33 ही कंप्लीट हुई। तो जो रिमेनिंग है वो तो बची हुई है। तब क्या होगा? अब क्या इसके तो बचे हुए जो कर्ण प्रदेश है, तो फिर क्या जीव दूसरी गति में नहीं जाएगा? तो वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। जीव यहाँ से उसने आयु कंप्लीट की। अब जो बचे हुए हैं, ठीक है, अब मान लो जीव तिर्यंश में गया, ये जो कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जीव तिर्यंश में आएगा। जब तिर्यंश गति में आएगा जीव, तो वहां पर तो तिर्यंश के चालू हो जाएंगे। तिर्यंश आयु का जब जीव का उदय चालू होगा, तब तो तिर्यंश गति नामकरण का भी उदय चालू हो जाएगा। तो जो बचे हुए हमने नरक के देखे थे, उसका क्या होगा? वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे क्या? उसका उदय नहीं होगा क्या? तो बोल रहे ऐसा नहीं है। तिर्यंश गति नामकरण का जीव वेदन करेगा। लेकिन जो हम पिछले जो नरक गति नामकरण के जो कर्म प्रदेश थे,
वो अपना फल प्रकट नहीं करेंगे, वो बैकग्राउंड में से होके बाहर हो जाएँगे। मतलब ये आगे का विषय है, संक्रमण के द्वारा बाहर होते हों, तो हमको ये अभी ये समझने के लिए ही बोलना है कि जो तिर्यंच आयु के दलित थे, वो मतलब तिर्यंच आयु जो हमने जीव ने स्टार्ट की, तो उसके साथ तिर्यंच गति नामकरण भी स्टार्ट हो गया। लेकिन जो पिछले नरक गति के जो कर्म प्रदेश थे, वो वहाँ रुके नहीं, वो भी चल रहे हैं, लेकिन वो अपना क्या फल प्रकट नहीं कर रहे हैं। वो संक्रमण मतलब इसमें कन्वर्ट होके बाहर हो रहे हैं। वो संक्रमण का एक रूल आता है, तो वो एक असत तुलना से हम माने कि अभी जीव अगर तिर्यंच आयु में चला गया, तो उसके तिर्यंच गति नाम कर्म का भी उदय चालू हो गया और जो पिछली नरक गति नाम कर्म के दलित थे, वो अब अपना फल प्रकट नहीं करेंगे, क्योंकि जीव का भाव चेंज हो गया है। उनका भी विपाक आएगा, लेकिन उनका विपाक का जो कहते हैं कि उनका वेदन जीव को नहीं होगा। उनका भी फल प्रकट होगा, लेकिन वो क्या होगा, उनका फल जीव को जो है महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब उसका भाव चेंज हो गया है। तो हमने क्या बोला भाव विपाकने के लिए कि जब तक जीव के जितने भी कर्म प्रदेश थे उनको भोग नहीं लेता, तब तक जीव दूसरे भाव में नहीं जा सकता। ये उनका लक्षण था। ठीक है? और उसके बाद क्या बोला, सेकंड जो पॉइंट था क्या था कि जब तक उसका उदय चालू हो गया तब तक और उसका जब तक उसके सारे कर्म प्रदेशों को भोग नहीं लेता जीव, तब तक दूसरी गति में नहीं जा सकता। ठीक है? लेकिन हमने क्या देखा वहां पर कि जो नरक आयु के की जो टाइम पीरियड था, हाँ, ये नरक आयु का टाइम पीरियड 33 सागरोपम था और नरगति नामकरण का 20 कोड़ापोड़ी सागरोपम था। तो इसके कर्म प्रदेश तो जीव ने भोगे ही नहीं। उसने केवल 33 सागरोपम इसके बराबर इनका जो भोग लिया। तो इसके तो कर्म प्रदेश भोगना बाकी रह गए। तो फिर जीव तो दूसरे भाव में चला गया, तिर्यंश के भाव में चला गया। तो फिर तो इसीलिए हमने क्या बोला कि नरगति नामकरण को हमने क्या लिया, भव विपाकनी में नहीं लिया। क्योंकि इसके कर्म प्रदेश को भोगे बिना भी जीव दूसरे गति में चला गया। लेकिन आयुष नामकरण के लिए ऐसा नहीं था। उसके जितने कर्म प्रदेश जीव ने भोगना था जीव को, उनको भोगा, उसके बाद ही दूसरे भव में गया। लेकिन नरगति नामकरण के लिए ऐसा नहीं हुआ। उसके जितने जीव ने कर्म प्रदेश भोगे जिस गति में था, उसके बाद जो बचे हुए थे, उनको भोगे बिना भी जीव दूसरे भव में चला गया। तो इसीलिए नरगति नामकरण को हमने क्या करा, भव विपाकनी में नहीं लिया। क्लियर हुआ है? एक बार फिर से समझाइए। बिल्कुल। देखिए, हमने क्या बोला कि कोई भी प्रकृति बहुविपाकनी क्यों है, उसको हमने बहुविपाकनी में क्यों लिया है, उसके दो रीजन है। ठीक, जैसे हमने बोला नरक आयु जो मतलब चारों आयुष नामकरण प्रकृतियां है, उनको हमने बहुविपाकनी में डाला है। बरोबर? क्यों डाला है? क्योंकि दो रीजन है कि जब तक पहला पॉइंट कि उनका क्षय किसके द्वारा होगा, मतलब उसका जो पूरा टाइम पीरियड के कितने कैसे होगा, वेदन के द्वारा ही। मतलब उसको भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। जीव जितनी आयु लेके आया, तो आयु पूरी कैसे होगी? क्षय है ना, पूर्ण समाप्ति कह सकते हैं हम। जीव जितनी आयु का बंद करके आया, तो आयु कैसे कंप्लीट होगी? तो कह रहे हैं साहब कि जब तक वो उनको भोगेगा नहीं, पूरी आयु को भोगना जरूरी है उसको। ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी मटेरियल परचेज करके आए। ठीक, तो जब आप उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, तो आप मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एक लड्डू की थाली है। ठीक, तो आपको उसको कंप्लीट करना है। तो आपको उसको कंप्लीट कैसे करोगे कि आपको पूरे लड्डू खाने ही पड़ेंगे, तभी आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने 4 लड्डू खाए और बचे हुए मान लीजिए 12 लड्डू थे, तो आपने 4 लड्डू खाए और 8 लड्डू पड़ोसी को दे दिए। तो ऐसा नहीं, आपको उसको अगर फिनिश करना है, तो आपको वो पूरा कंप्लीट खाना ही पड़ेगा वो, तभी जाके आप उसको कंप्लीट करोगे। तो वैसे आयुष नामकरण के लिए बोला कि आपने जितनी आयु बाँधी, आपको वो पूरी भोग कर ही कंप्लीट करना पड़ेगी। उसके बिना आप उस गति से दूसरी में नहीं जा सकते। जैसे आपने कह सकते हैं कि कोई आप किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब तक आप उसकी एग्जाम पास नहीं करते, तब तक आप दूसरी क्लास में नहीं जा सकते। कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है, तो जब तक उसकी एग्जाम नहीं देगा, तब तक वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में नहीं पास ऑन हो सकता। ऐसा नहीं कि उसको ग्रेस मिल, मतलब कैसे भी उसको कह सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो एग्जाम पास आउट नहीं करेगा, तब तक वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। तो वैसे ही नरक आयु के लिए बोला है कि जितने उसके दलित थे आयु कर्म के, जब तक उनको पूरा भोग नहीं लेता, तब तक उस जीव उस गति से दूसरे में नहीं जा सकता। ठीक, ठीक है। ये हो गया। और उनको समाप्त कैसे करना है? तो समाप्त करने के लिए बोला है कि उनको भोग कर ही समाप्त कर सकते हैं। उनको हम ऐसा नहीं कि उनको हम संक्रमण मतलब कि दूसरों को देकर हम के मान लीजिए अभी
उनको लग रहा है कि यार 100 साल तो खैर बहुत छोटा टाइम पीरियड हो गया, मतलब 1 करोड़ पूर्व की आयु भी होती है, बहुत लंबी आयु होती है वो। तो उसको लग रहा है कि इतनी लंबी आयु में कैसे पूरी करूँगा? तो उसने ऐसा करा कि 1 करोड़ पूर्व की थी, 1 करोड़ पूर्व की, ठीक? तो 1 करोड़ पूर्व की आयु थी, तो ऐसा करता हूँ आधा करोड़ पूर्व जो है मैं खुद भोग लेता हूँ, आधा करोड़ पूर्व जो है अपने रिश्तेदारों को दे देता हूँ। या मान लीजिए कोई मनुष्य है, वो बहुत ही बीमार हो गया, उसकी आयु 100 साल लिखी हुई थी, लेकिन वो 60 साल का हुआ तब से उसको एकदम गंभीर बीमारी लग गई। तो क्या उसको मन में विचार आता है कि यार क्या इतनी मैं कैसे इतनी आयु भोगूँगा, करूँगा? तो इससे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँ तो बहुत अच्छी बात है, मेरा आयुष्य पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब वो 60 साल का ही है, वो 100 साल की उम्र लेके आया। तो ऐसा नहीं है कि वो 40 साल है तो ऐसा करता हूँ दूसरे को देता हूँ, वो दूसरा जो है अपनी ज़िंदगी जी लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जितनी आयु लेके आया है, तो उनके कर्म प्रदेश जितने उसकी आत्मा के साथ लगे हुए हैं, उनको वो पूरा भोगेगा, तभी उस जो भाव से दूसरे भाव में जा सकता है। ये भाव विपाक अगर कहलाता है। 100 क्रम लग गया तो? वो आगे का विषय आएगा, वो आगे का विषय है। ठीक है ना? वो क्या हो सकता है उसमें, वो आगे का विषय आएगा हमारे। ठीक है, अभी असत कल्पना से हम यही समझ रहे हैं। अभी अब समझने विज्ञान के लिए सर, हमें इसमें कुछ नहीं ये जो आगे। लिखा हुआ है नरक गति आदि कर्म की प्रकृतियों का वेदन के बिना भी संभव है इसमें लक्षण में, तो हाँ, ये मतलब नरक में इस तरह क्यों है? नरक नहीं, सभी गति नाम कर्म, नरक गति बोले, नरक आदि बोल दिया ना, तो नरक गति हाँ, बोले, तिर्यंच गति, अच्छा मनुष्य अच्छा, हाँ गति, आदि सभी में, हाँ आदि सभी में बोले ना। सभी में। जैसे अभी हम मनुष्य में हैं, ठीक है, मनुष्य गति के नाम कर्म का उदय चल रहा है हमारे, लेकिन हम्म, हमारे उसके साथ में बैकग्राउंड में हो सकता है नरक गति, मनुष्य गति के साथ में नरक गति नाम कर्म का भी चल रहा हो, देवगति का भी चल रहा हो बैकग्राउंड, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहेगी, उनका फल हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, ये बात है। कोई भी प्रकृति को उसका रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए 5 चीजें जरूरी होती है। कौन कौन सी होती है? कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। 5 चीजें होती है, जो ये पांचों चीजें अगर जीव को मिलती है तो ही कोई चीज अपना फल प्रकट करती है। तो मान लीजिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मिल भी गए, लेकिन भाव भाव भी मनुष्य गति का चल रहा है, मनुष्य आयु का मतलब मनुष्य गति का चल रहा है, तो उसमें उसका फल प्रकट करने के लिए देवगति नाम कर्म का फल प्रकट नहीं होगा, क्योंकि भव भी मनुष्य का है। या नरगति नाम कर्म का फल प्रकट नहीं होगा, क्योंकि भव मनुष्य का चल रहा है। तो हो सकता है बैकग्राउंड में वो चीजें चल रही हो, लेकिन उनका फल प्रकट नहीं होगा। उनका फल प्रकट करने के लिए उसका उदय होना जरूरी है। ठीक। तो मान लीजिए अभी कोई वर्तमान में मनुष्य है, वो नरक 33 सागरों पर नहीं, उसकी कम वाली स्थिति से होके आया है। मान लीजिए वो, मान लीजिए उसकी 20 करोड़ की स्थिति है, और उसने नामांकन की 15 करोड़ कौड़ी सागरोपम बांधी थी। ठीक है, तो 20 सागरोपम की उसने नरक की आयु पूरी की, उसका पैरेलल दोनों के का वेदन चल रहा है। 20 सागरोपम कंप्लीट की और इसके साथ साथ इस भी मान लीजिए 20 सागरोपम, ये तो कोड़ा कोड़ी सागरोपम है, लेकिन ये छोटा पार्ट जिनमें वेदन के द्वारा पूरा हो नेटवर्क गया। बराबर नहीं वॉइस आ रही कट है रही है आपकी। आपकी। आपके व्यूज कट रहे हैं, नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा है। इस प्रकार आयु, नरक आयु आदि पूछेंगे वापस से सर, एक्चुअली वो डिस्कनेक्ट हो गया। पूछ रहे हैं सर? हाँ साहब, हो गई, अच्छी आ रही है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, भवन पाठ नहीं? भैया, जय जिनेन्द्र, एक शंका थी। आपने जो बोला ना कि वो एक बार 33 सागरोपम उसने पूरे कर लिए, लेकिन नरक गति जी का उसका चल रहा है पीछे। सपोज जी अभी उसने कम आयु बांधी होती नगर नरक की, और अभी वो मनुष्य में आ गया, तो अगर ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कि वो बैकग्राउंड में जब नरक गति चलती है, तो मनुष्य गति का जो वेदन है, मतलब उसमें उसे थोड़ा सा दुखदाई या वेदना उसे ज्यादा होती है, मतलब उसका शेड या असर ऐसे हो सकता है कि जो पीछे चल रहा है उसका, भले वो मनुष्य गति में हो, लेकिन जितना उसका भाव था उससे शायद उसे ज्यादा दुख या वेदना भोगनी पड़े, क्योंकि उसका बैकग्राउंड में नरक गति का ये चल रहा है। ऐसा होता है क्या?
थोड़ा दो तीन खड़ा दे हो ये होता है किसी को, ऐसा होता है क्या? सब कर का मारेगा थोड़ा हम बच्चों बात है हम भैया आवाज नहीं आ रही है। ब्यास क्वेश्चन में अच्छा करू है नहीं आपका। डेढ़ ले जाओ दूध कारण वो अबर तो सीरो हुई जाए दूध ले तो पण तक तो चाह नहीं लागी तो मोबाइल लगेगा अनीता जी आपका माइक म्यूट करेंगे प्लीज, चालू है वो, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। दूध तो कमी क्यों होती आलू भरना ना अच्छे क्वेश्चन इसका कोई इफेक्ट नहीं आवाज आवाज है। आवाज आपकी आवाज आप कंफ्यूज सर, आवाज आपकी ही नहीं आवाज आ रही पूरी ब्रेक कट रही है। अच्छा अब आ रही है सर? नहीं सर, नहीं सर, आ रही है अब तो। मतलब आ रही है लेकिन कट कट रही कट है। के आ रही है, क्लियर नहीं है। अब आ रही है? हाँ भैया अब आ रही है। ठीक है। तो संभावना तो ये है कि उसका कोई इफेक्ट आना तो नहीं चाहिए, फिर भी एक बार और प्रॉपर इसका समाधान लेकर बताने का भाव है। ठीक है, जी क्योंकि भैया। एक भाव जो है वो मनुष्य का चल रहा है, भले ही उसका नरगति नाम का फिर बैकग्राउंड से में है। आवाज कट के आ रही है बाकी सबको भी डिस्टर्ब आ रही है क्या आवाज? ये क्लियर हाँ है? डिस्टर्ब सर, नहीं आपको परेशानी है, कब क्या आ रही है? डिस्टर्ब एक आ रही है। मैं एक बार लॉग आउट करके वापस मतलब ज्वाइन करता हूँ, ठीक है सर। पर ऐसा नहीं हो वो मीटिंग कंप्लीट हो जाए। एक मिनट, एक तो प्लेस चेंज करता हूँ एक बार। अच्छा, आ रही क्या अब आवाज? हाँ हाँ सर। हाँ, आपसे अच्छी आ रही है। ठीक। तो संभावना तो ये है कि उसका इफेक्ट आना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार समाधान लेके बताने का भाव है सर। ठीक जी है, भैया, जी भैया। मैं नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया सभी को? हाँ बहुत सर। पे आपने प्रति क्यों लिया है? हाँ फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब तक जितने भी कर्म प्रदेश जीव ने अपने आत्मा के साथ बांधे थे, तो जब तक उनको पूरा भोग नहीं लेगा तब तक उस भाव से जीव जा नहीं सकता। और सेकंड यही है कि जितने भी प्रदेश थे तो उनको कन्वर्ट करके वो जीव कंप्लीट नहीं करेगा, उनको भोग कर ही जीव कंप्लीट करेगा। तो ये रीजन है भव विपाकनी प्रकृति के दो लक्षण बताए हैं कि किनकी वजह से उन्हें भव विपाकनी में लिया है। ठीक, फिर सेकंड है हमारा इसके बाद क्षेत्र विपाकनी। क्षेत्र विपाकनी, तो क्षेत्र विपाकनी जैसे हम नाम से समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में ही अपना फल प्रकट करती है। तो कौन सा एरिया है वो? तो क्या बोल रहे हैं कि जो कर्म प्रकृतियां क्षेत्र विशेष विशेष पर्टिकुलर एरिया में ही, मतलब कौन सा क्षेत्र? एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए विग्रह गति में कार्मण, ये शब्द काफी भारी लग रहे हों आपको सभी, लेकिन इसको हम समझेंगे क्या मतलब होता है इन सभी का। ठीक है, विग्रह गति में कार्मण का योग
के समय अपना फल प्रकट करती है। फल प्रदान करती है लिखा है इसमें। ठीक। क्षेत्र विभाग ने प्रकृतियां किन्हें बोला कि जो कर्म प्रकृतियां क्षेत्र विशेष में पर्टिकुलर एरिया में ही एक भाव से दूसरे भाव में, मतलब मान लीजिए जी अभी यहाँ पर है, ठीक, और उसको यहाँ उत्पन्न होना है, तो यहाँ पर जीव यहाँ से यहाँ उत्पन्न होता है, तो अभी यहाँ पे जीव है, तो यहाँ पर भी जीव क्या होता है, इस भाव का आहार उसके पास रहता है, ठीक, और यहाँ उत्पन्न हुआ तो जैसे ही उत्पन्न हो रहा है जीव इस यहाँ इस भाव का आहार ले लेता है। यहाँ पर जीव क्या आहार आ गया क्योंकि उसके पास इस भाव का आहार है, और यहाँ पर उत्पन्न होना है तो उत्पन्न होते ही यहाँ का आहार ले लेता है वो। तो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ उत्पन्न हुआ तो एक समय में यहाँ से यहाँ चला जाता है जीव। तो इसको बोलते हैं ऋजु गति, मतलब जो स्ट्रेट वाली गति होती है उसको बोलते हैं ऋजु गति, ठीक। और विग्रह गति किसे बोलते हैं, जिसमें टर्न आता है। मान लीजिए जीव यहाँ पर था और अब उसको उत्पन्न यहाँ होना है, जीव यहाँ था और उसको यहाँ उत्पन्न होना है, तो ऐसा नहीं कि जीव क्रॉस जाता है, जीव जाता हमेशा स्ट्रेट ही है। तो यहाँ से पहले जीव यहाँ उत्पन्न होता है, उसके बाद यहाँ, मतलब यहाँ पर जीव ने काल किया, वर्तमान में यहाँ था जीव, यहाँ से काल किया, पहले समय में जीव यहाँ पर आया और दूसरे समय में यहाँ उत्पन्न हो गया। तो बहुत सी बार तो क्या होता पहले है, समय वो आहार नहीं लेगा। हाँ वही बता रहा हूं मैं कि जीव को यहाँ से वहां जाना, दूसरे भाव में जाना है, तो वो कैसे जाता है जीव, वो किस तरीके से जीव जाता है, उसके पास कौन सा पावर आता है कि वो जीव जाता है, तो क्या उसको सहयोग करता है। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में जीव यहाँ था, ठीक है, उसने काल, उसको यहाँ उत्पन्न होना है, तो यहाँ से जीव को यहाँ जाना, तो ऐसा नहीं कि वो क्रॉस जाता है, वो जाता हमेशा स्ट्रेट ही है। तो पहले यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा वो। तो यहाँ से यहाँ जीव जाता है, तो उसमें यहाँ तो जीव के पास आहार है, क्योंकि यहाँ अभी वर्तमान में मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसको यहाँ पे उत्पन्न होना है, तो यहाँ पे तो उसके पास आहार लेके रखा हुआ ही यहाँ पर अभी है। लेकिन जब यहाँ उत्पन्न होना है उसको, तो फर्स्ट समय में दोनों संभावना होती है, या तो इस भाव का जीव आहार लेके आता भी है या नहीं भी आता है। मान लीजिए वो जीव यहाँ से यहाँ इसका आहार लेके आया, तो यहाँ पर भी जी क्या है, आहारक है, मतलब उसके पास एनर्जी है, पिछले भाव की आहार लेके आया तो उसके पास एनर्जी है, तो इसलिए वो आ पाया यहाँ पे, ठीक। अब उसको यहाँ से यहाँ उत्पन्न होना है, तो यहाँ से उत्पन्न होना है, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आएगा तब उसको इस भाव का आहार मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी जीव क्या आहारक हो गया, उसको कोई एफर्ट लगी नहीं, उसने यहाँ जब उत्पन्न हुआ था तब पिछले भाव का आहार लेके आया था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे यहाँ उत्पन्न हुआ तब भी उसको आहार मिल गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आई। तो जहाँ पे जय टर्न जिनेन्द्र आता है सर। उसको बोलते हैं विग्रह गति। जय जैसे जिनेन्द्र सर, हाँ सर। ये यहाँ आहार का मतलब क्या समझना है सर? जैसे आहार मतलब, आहार मतलब वही कि जैसे जिस भाव में जीव है, हमने तीन आहारक, आहारक शरीर तीन आ गया ना, शायद आपके कोर्स में नहीं आया, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, हाँ ठीक है, तो वही आहार उनमें से मान लीजिए अभी वर्तमान में कोई मनुष्य है, तो उसको वो हाँ औदारिक वर्गना के पुद्गल को लेके अब उसमें कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। जो आहारक शरीर, हम आहार रक शरीर, शरीर पांच तरह के होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन। ये तीन शरीर हाँ। है उनको आहारक भी बोलते हैं हम। तो यहाँ आहार का मतलब खाने से समझना है क्या? हाँ, मतलब ये कि औदारिक वर्गना के पुद्गल को ग्रहण करने का बोल रहे हैं हम। यहाँ पे भी मतलब औदारिक वर्गना के पुद्गल, जैसे मनुष्य है, तो औदारिक वर्गना के पुद्गल को लेके आया जीव, ठीक है, भोजन से वर्तमान में। समझना है। हाँ, मतलब आहार से कह सकते हैं हम कि औदारिक वर्गना के पुद्गल को ग्रहण कर रहा तो था सर जीव। मरने के बाद तो मतलब आहार का क्या मतलब रहा, मतलब जैसे कि हाँ, वही बात है कि इसमें दोनों पॉसिबिलिटी रहती है कि कभी जीव उन पुतलों को ग्रहण, मतलब आहार लेके भी आता है और कभी नहीं भी आता है। तो मान लीजिए उसको, सबसे पहले तो विग्रह गति समझ में आ गया ना आप लोगों को, कि जैसे जो स्ट्रेट जाते हैं, मान लीजिए एक समय यहाँ से यहीं उत्पन्न होना था, तो स्ट्रेट एक ही समय में वो जीव उत्पन्न हो गया, तो उसको बोलते हैं ऋजु गति। तो उस ऋजु गति में जीव कभी भी अनारक नहीं होता। यहाँ से उसके पास आहार था ही और यहाँ उत्पन्न होते ही उसने आहार लेना चालू कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम अनारक, इसमें आहारक ही होता है जीव, ऋजु गति में जीव हमेशा आहारक ही होता है। लेकिन मान लीजिए उसको यहाँ पर उत्पन्न होना है, तो जहाँ टर्न आ रहा है, मतलब पहले यहाँ से यहाँ जाएगा एक समय में, दूसरे समय में यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जो टर्न आ रहा है उसको बोलते हैं विग्रह गति। तो इस विग्रह गति में
मान लीजिए वो पिछले भाव का आहार लेके भी आ रहा है, ठीक, पहले समय में जी आहार लेके आ रहा है, तो यहाँ पर भी जी आहारक ही रहा, और यहाँ तो ऑब्वियस है कि वो यहाँ उत्पन्न होना तो उसको आहार मिल ही जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में समौन यहाँ पर जीव अनारक नहीं रहा, आहारक ही रहा। तो अनारक यहाँ का पर क्या? आहारक मतलब कि अनारक जो अनारक कहाँ पे रहते हैं? हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो हाँ। ये 2 समय की विग्रह गति हो गई। ये क्या हुई? 2 समय की विग्रह गति। अब इसमें चांस रहता है कि जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि इस भाव का लेके आहार जीव लेके आया था, ठीक है। अब इसमें चांस रहता है कि यहाँ तो आहार लेके आ गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस भाव का आहार लेके नहीं भी आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीव? अनाहारक। अनारक का। दूसरे भाव। अनाहारक मतलब पिछले भाव का आहार लेके नहीं आया, तो इस एक समय में जीव अनाहारक रहा, और यहाँ पर उत्पन्न होना है तब तो वो आहारक हो ही जाएगा। तो इस पर्टिकुलर टाइम में मतलब यहाँ से आहार लेके आए नहीं, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा कैसे जीव? तो इस जो जगह पर यहाँ पर जो है वो किसका काम होता है? वहां पर होता है क्षेत्र विपाकनीय प्रकृतियों का। क्षेत्र विपाकनीय प्रकृतियां कौन सी होती है? तो जो अनुपूर्वी नामकरण की प्रकृतियां हैं वहां पर इनका काम होता है, यहीं पर इनका यूटिलाइजेशन है, और इसके अलावा कहीं पे भी इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इसका डेफिनेशन एक बार फिर से पढ़ते हैं हम कि क्या बोल रहे हैं कि जो कर्म प्रकृतियां क्षेत्र विशेष में ही, ठीक है, जो कर्म प्रकृतियां क्षेत्र विशेष मतलब पर्टिकुलर एरिया में ही। तो पर्टिकुलर एरिया कौन सा बोला? कि एक भाव से दूसरे भाव में, एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए विग्रह गति में। विग्रह गति मतलब जहां पर टर्न आ रहा है, जो हमने समझा, ठीक है। तो विग्रह गति में कार्बन का योग के समय, कार्बन का योग मतलब कि जाते समय। ठीक, मतलब जब मान लीजिए जब कोई भी आहार की प्रधानता नहीं होती, ठीक है, और न तो कोई शरीर आयोग की औदारिक व्यक्ति आहार, तीनों आहारक, तीनों शरीर आयोग की प्रधानता नहीं होती, उस समय केवल कार्बन का योग ही होता है। तो मतलब जब जी अनारक होता है, वही बात हो गई जो मैंने बताया आपको कि जब जी अनारक होता है तो उस समय केवल कार्बन का योग की प्रधानता होती है, तो उस समय अपना फल प्रकट करती है, तो वो प्रकृतियां कहलाती है क्षेत्र विपाकनी। तो जब जीव यहाँ से यहाँ जा रहा है और उस समय मान लीजिए जो अनारक है तो उसको यहाँ से यहाँ ले जाने का काम कौन करता है? तो अनुपूर्वी जो क्षेत्र विपाकनी प्रकृति है वही इसका काम करती है। तो क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो जो अनुपूर्वी नामकरण की है, मनुष्य अनुपूर्वी। हाँ सर। यहाँ क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जब आहार है तो उसके पास एनर्जी है, लेकिन जब विग्रह मोड यानी मोड पर अनाहारक होता है तब उसके पास आहार नहीं है, एनर्जी नहीं है, तब उसे अनुपूर्वी अपना काम करके लेके जाती है। हाँ मतलब वही है कि उसको जीव को एक गति से दूसरी गति में जाना है, एक भाव से दूसरे भाव में जाना है, तो कैसे जाता है जीव? तो आहार है तो वो खुद जा हाँ, पाएगा, उसके पास वही बात। एनर्जी। आहार नहीं है तो अनुपूर्वी हाँ खींच के समझने के लिए हाँ समझने के लिए अपन बोल सकते हैं कि आहार है उसके पास तो एनर्जी है, तो इसलिए वो जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई इस भाव का आहार लेके आया, तब तो इस भाव का आहार लेके आया तब तो इस समय में आहारक ही रहेगा, और यहाँ से यहाँ उत्पन्न होना है तब तो ऑब्वियस आहारक हो ही जाएगा। लेकिन इस भाव का मान लीजिए कोई आहार लेके नहीं आया, उस समय अनारक ही था, तो इस टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ जाएगा कैसे हो जी? तो यहाँ से यहाँ ले जाने का काम जो है वो अनुपूर्वी नामकरण की प्रकृतियां ही करती है, और वो ये जो चारों प्रकृतियां हैं ये क्या कहलाती है? क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां ही कहलाती है। तो भैया ठीक है। अगर आहार लेके आया है तो इसमें फिर ये अनुपूर्वी नामकरण का ये कुछ योगदान नहीं रहेगा? हाँ मान लीजिए दोनों समय में आहारक रहा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया तब भी आहारक था, यहाँ से यहाँ गया तब भी आहारक था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ उत्पन्न होना तब तो आहारक हो ही जाएगा। तो दोनों समय में आहारक ही रहा चाहिए, तो उसका कोई यूज तब वही इनका जो है यूज आएगा ही नहीं, उस समय इनका कोई भी फल प्रकट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब जीव अनारक होता है जिस समय में विग्रह गति में, तभी इनका फल प्रकट होता है। ऋजु गति में नहीं होता है फिर इनका। बिंदु गति तो एक समय की होती है, तो उसमें पिछले भाव से जीव यहाँ से यहाँ उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर तो उसके पास आहार है क्योंकि यहाँ पे है, और जहाँ पे उत्पन्न होते है उसके पास आहार हो ही जाएगा, तब तो आहारक रहेगा ही नहीं। ऋजु गति में यहाँ से यहाँ उत्पन्न होना है, तो यहाँ पर भी आहारक है जी, और यहाँ पर उत्पन्न होते आहारक भी हो जाएगा। तो वो क्षेत्र विपाकनी नहीं होगा फिर। नहीं क्षेत्र विपाक में नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि जो अनुपूर्वी नामकरण है उसका काम है जीव को
एक भाव से दूसरे भाव में ले जाने का काम एक अपन कह सकते हैं कि उसका काम है। और कब वो काम अपना फल प्रकट करेगी कि जब जीव अनारक अवस्था में होगा। ठीक है? और उस समय क्या होगा कि जो तीनों शरीर है वो तीनों शरीर कायोग का अपना यूज़ नहीं होगा। उस समय केवल कार्बन कायोग का प्रधानता होती है। कार्बन कायोग क्या होते हैं? तो एक कार्बन अपन कह सकते हैं कि यही उस समय अपना मेजर रोल प्रकट करता है। उस समय कोई भी आहारक वाला जो शरीर है, वो अपना फल प्रकट नहीं करता है। तो इसलिए जीव को यहाँ से यहाँ ले जाने में मतलब एक भाव से दूसरे भाव में ले जाने में अगर मान लीजिए जीव अनारक है, तभी इनका फल प्रकट होता है। मान लीजिए 2 समय की विग्रह गति है, तो उस समय अगर दोनों समय में जीव आहारक है, तब इसका कोई यूज़ आएगा नहीं। लेकिन मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से पिछले भाव का आहार अगर लेके नहीं गया, उस समय अनारक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में इस अनुपूर्वी नामकर्म का फल प्रकट होगा। और फिर यहाँ से यहाँ उत्पन्न होना है, तब तो जीव आहारक रहेगा ही डेफ़िनेट, तो यहाँ पर इसका कोई यूज़ आएगा ही नहीं। तो केवल जब जिस टाइम पीरियड पे जीव अनारक होता है, तभी इस प्रकृतियों का फल प्रकट होता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। बाकी सबको भी? भैया ये एक बार फिर से ये जो था ना प्रोसेस हाँ, आरक और अनारक वाला। देखिए हाँ, समझ लेते हैं एक बार। अभी हमने 2 समय की विग्रह गति देखी थी। अब हम एक साथ कल्पना से देखते हैं 3 समय की विग्रह गति। मान लीजिए अभी वर्तमान में यहाँ है, उसको यहाँ उत्पन्न होना है, ये दूर। तो एक समय में जी यहाँ से यहाँ गया, दूसरा समय में जी यहाँ गया, अभी वर्तमान में यहाँ पर है, ठीक? पहला समय, दूसरा समय और ये तीसरा समय। मतलब यहाँ उत्पन्न होगा जी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ जी यहाँ से यहाँ सीधा क्रॉस करेगा, वो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर दोनों संभावना पॉसिबल है। यहाँ पर जीव पिछले भाव का आहार लेके भी आ सकता है, तो आहारक भी हो सकता है, या आहार लेके नहीं भी आ सकता है। यहाँ दोनों संभावना पॉसिबल है, ठीक? मतलब यहाँ से पिछले भाव का अगर आहार लेके आया, तो जीव आहारक होगा, और जीव अगर पिछले भाव का आहार लेके नहीं आया, तो जीव अनारक होगा। ये क्लियर हुआ पॉइंट? जय हाँ जय जिनेन्द्र सर। हाँ भैया। हाँ, सर मेरे को यहाँ आहार का ही मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आहार क्या मतलब भोजन करके आया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ समझना क्या? आहारक से मतलब हम समझेंगे कि औदारिक औदारिक बेकरी और आहारक, हम्म। ये 3 शरीर होते हैं, ठीक है? हाँ सर। शरीर में तो 5 होते हैं, लेकिन तीनों को हम ओवरऑल बोल देते हैं आहारक शरीर, ठीक है? तो इनके पुद्गलों को लेके आया, एक समझ के बोल सकते हैं कि इनको लेके आया, या फिर कह सकते हैं कि आहार लेके भी अपन समझ सकते हैं। आहारक से अपन कह सकते हैं कि पिछले भाव का आहार, ये हाँ, यही कह सकते हैं कि पिछले भाव का आहार मतलब यहाँ पे जीव था तो हमेशा आहार ग्रहण कर ही रहा है, कार्बन मतलब वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर ही रहा है। कि हम जो भी भोजन करते हैं, तो अभी वर्तमान में जैसे हम मनुष्य हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उनको औदारिक वर्गना के पुद्गलों में कन्वर्ट करके अपने शरीर के रूप में परिणत कर रहे हैं। जो भी हम भोजन करते हैं, तो उनको औदारिक वर्गना के पुद्गलों के रूप में कन्वर्ट करके अपने शरीर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे ही पिछले भाव में अभी कोई मनुष्य मान लीजिए, तो वो औदारिक वर्गना के पुद्गलों के रूप में आहार ग्रहण कर रहा है। ठीक है? क्लियर हुआ ये? तो उन्हीं को तो ग्रहण कर ही रहा है अभी वर्तमान में कोई मनुष्य, उसको यहाँ पे उत्पन्न मतलब होना है। मेरा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ऐसा जैसे कि नॉर्मल डेथ में तो समझ में आता है, जैसे कोई लंबी बीमारी में चल रहा है तो वो कौन सा आहार ग्रहण करेंगे? मान लीजिए कोई बीमार है भी सही, तो वो उसके पुद्गलों का ग्रहण करना छोड़ा ही नहीं ना उसने। मान लीजिए वो क्या बोलते हैं कि भोजन नहीं ग्रहण कर रहा, लेकिन उसके कह सकते हैं कि बॉडी से तो मतलब औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर ही रहा है। वो रोम आहार तो ले ही रहा है, मतलब उसके जो रोम से आहार तो ग्रहण हो ही रहा है, मतलब औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करना छोड़ा नहीं है उसने, इस जीव ने। जब तक वो जीव उसमें आत्मा है, तब तक वो उन पुद्गलों को ग्रहण करेगा ही करेगा। अगर मनुष्य का कोई जीव है, तो भले वो आहार ग्रहण नहीं भी कर रहा है, मान लीजिए हम कोई तपस्या कर रहा है, ठीक है? मतलब 24 वो तपस्या कर रहा है, बीमारी बात तो ठीक है। मान लीजिए कोई जीव तपस्या भी कर रहा है, तो उसमें क्या होगा? वो क्या जीव औदारिक वर्गना के पुद्गल को ग्रहण नहीं करेगा क्या? तो ऐसा नहीं है, करेगा। वो तो कर ही रहा है ना, हमेशा निरंतर कर ही रहा है जब तक उसमें जीव है। तो ऐसे ही कि जब जीव
पिछली गति के वर्गना के पुद्गलों को लेके आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर जीव था, वर्तमान में कोई मनुष्य था, तो यहाँ पे उसने कॉल किया, तो इस गति के जो है आहारक के पुद्गलों को लेके आया और वो यहाँ पे आया। मान लीजिए अगर पुद्गलों को लेके आया तो वो आहारक रहा, और मान लीजिए आहारक वर्गना आहारक शरीर मतलब आहारक आहार लेके नहीं आया, तो वो अनारक रहा। यहाँ पर दोनों संभावना पॉसिबल है, या तो यहाँ पर जीव आहारक भी हो सकता है, अगर पिछले भव का आहार लेके आया और नहीं लेके आया तो अब जीव अनारक होगा। यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी संभव है। ठीक, अब मान लीजिए दूसरे समय पे जीव आया, तो जीव पिछले भाव का आहार केवल एक समय के लिए ही ला सकता है, उससे ज्यादा नहीं ला सकता। तो यहाँ पर मान लीजिए आहार ले अनारक था, तब तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी अनारक रहना ही है उसको। लेकिन मान लीजिए आहार लेके आया, तो वो एक समय के लिए आएगा, एक समय ही वो पिछला भाव का आहार ले सकता है। यहाँ पर आया जीव, तो यहाँ पर वो तो डेफिनेटली क्या रहेगा, अनारक रहेगा ही रहेगा, भले पिछले भाव का आहार लेके आया या नहीं आया। यहाँ पर जीव क्या डेफिनेटली अनारक होगा ही होगा। ठीक, तो इस जगह पर जो है उसको ले जाने का काम कौन करेगा, तो यहाँ पर ले जाने का काम उसको अनुपूर्वी नामकरण का काम होगा। यहाँ से यहाँ उसको ले जाने में किसका योगदान आ रहा है, कौन सी प्रकृति अपना फल प्रकट कर रही है, तो यहाँ पर जो है अनुपूर्वी नामकरण अनपूर्वी नामकरण। अपना फल प्रकट कर रही है। तो यहाँ पर कौन सी, मान लीजिए अभी वर्तमान में जीव मनुष्य था, और यहाँ पर उसको देवता में प्रकट होना था, तो जिस भाव में जीव जाता है उसकी अनुपूर्वी अपना फल प्रकट करती है। मनुष्य जीव देवता में जा रहा था, तो देवानुपूर्वी नामकरण में यहाँ पर अपना फल प्रकट करेगी। ठीक है, जिससे जा रहा उसका नहीं, जिसमें जा रहा है उसकी अनुपूर्वी का फल प्रकट होगा। तो मनुष्य से जीव देवता में जा रहा है, तो यहाँ पर देवानुपूर्वी नामकरण अपना फल प्रकट करेगी। तो यहाँ पर जीव अनारक था, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में उसने देवानुपूर्वी नामकरण अपना फल प्रकट कर रही है। और अब यहाँ पर उत्पन्न होना है, तो यहाँ उत्पन्न होते ही जीव आहार ले लेगा, तो यहाँ पर इसका कोई यूटिलाइजेशन आया नहीं, तो केवल ये एक समय के लिए ही इस अनुपूर्वी नामकरण का अपना फल प्रकट हुआ। तो ठीक है, तो भैया अगर ये गया मनुष्य से देवता में जा रहा है तो ये औदारिक का आहार नहीं करेगा ना, तो फिर ये जा रहा है तो वैक्रिय का ही करेगा ना भैया। नहीं एक्चुअली वही है तो कि ये वैक्रिय के पुद्गल कैसे लेके जा सकता है पहले समय में, तो फिर ये अनारक ही रहा ना। एक्चुअली वही बता रहे हैं कि कंडीशन रहती है इसमें। एक्चुअली बस ये एक अभी समझने के लिए अपन बोल सकते हैं कि दोनों संभावना रहती है कि जीव पिछले भाव का आहार लेके भी जा सकता है और नहीं लेके भी जा सकता है, और कब जा सकता है कब नहीं जा सकता वो एक अलग विषय है। एक ऐसा कल्पना से समझने के लिए मेरे अपन योग बात, तू हो सकता है कि वो जीव मनुष्य से देवता में जा रहा तब नहीं भी ले, मनुष्य से मनुष्य में उत्पन्न होना मान लो उसको, तब वो ले भी ले, तो उसका एक हाँ अलग क्राइटेरिया है शायद, संभावना, वो मेरे को भी हाँ। अभी पढ़ा हुआ नहीं है। तो बस अपन एक ऐसा तुलना से समझने के लिए करें, भले मान लीजिए वो नरक मनुष्य देवता में नहीं जा रहा, मनुष्य से मनुष्य में उत्पन्न होना मान लीजिए उसको। ठीक है, अपन बात करें मनुष्य से मनुष्य में जाना है मान लीजिए उसको, तो तो इसलिए पिछले भाव का आहार लेके आ सकता है वो, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों संभावना पॉसिबल है। वो कंडीशन क्या रहती है वो एक्चुअली मेरा भी ध्यान पड़ा हुआ नहीं है, बस एक मैंने भी समझा है कि पिछले भाव पहले समय में जीव अगर विजिग्रह गति से जा रहा है, तो पहले समय में जीव पिछले भाव का आहार लेके भी आ सकता है और नहीं भी लेके आ सकता है। ठीक, और दूसरे समय में अगर मान लो 3 समय की विग्रह गति से जा रहा है, तो पहले समय में जीव दोनों संभावना है, आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो सकता है, लेकिन दूसरे समय में जीव डेफिनेटली अनारक अनारक हाँ, अनारक ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, तो जहाँ अनारक रहेगा वही क्षेत्र विपाकनी कर्म हाँ प्रकृतियों का उदय बिल्कुल, रहेगा उसके, बाकी हाँ समय में नहीं रहेगा। बिल्कुल यही बात है। तो जब जीव आहारक था तब यहाँ से यहाँ आहार लेके आया वो, तब इसका कोई यूज आया नहीं, और जब जीव को हम्म यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ पर जीव अनारक ही रहा, तब इनका फल प्रकट हो रहा उस अनुपूर्वी नामकरण का। तभी वो फल प्रकट करेगी, बस, हाँ केवल उस अन्यथा एक समय के लिए। अन्यथा वो फल प्रकट नहीं करेगी, चाहे कितने भी मोड़ की विग्रह गति हो, चाहे 4 समय की भी होगी तो भी नहीं 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 करेगी, है ना ठीक है, भैया। मैं वही तो बता रहा हूँ। 2 समय में ही करेगी वो अपना फल। हाँ, अगर 3 समय की विग्रह गति है, तो उसमें पहले समय में भी अनुपूर्वी का हो सकता है फल प्रकट, और दूसरे में भी हो सकता है। और 4 हम्म समय की भी, तब उसमें 2 समय का 2 भी हो समय। सकता है। हाँ, हाँ ठीक है। तो जहाँ हाँ पर भैया। भी जीव अनारक है, उसी समय में क्षेत्र विपाकनी प्रकृति यानी अनुपूर्वी नामकरण का जो है फल प्रकट होता है। बाकी कहीं पर भी इसका जो है, कहीं पर भी इसका फल प्रकट नहीं होता है। इसका पर उदय इसको केवल
हाँ भैया, ये क्षेत्र विपाकनी को सिर्फ वो विग्रह गति से ही लिया है, ऐसे नहीं है कि गति से ले लिया, कि क्योंकि गति का अर्थ भी हमने प्लेस ही माना था ना, जैसे नरक गति हुई, देव गति हुई, तो वो जगह से ही माना है, तो उससे नहीं लिया है उन्होंने। यहाँ विग्रह गति बोल रहे हैं ना, विग्रह गति मतलब कि हाँ टर्न, टर्न, जहाँ पर टर्न आता है विग्रह गति, मतलब ये विग्रह गति हो हाँ गया। वो गति नाम कर्म है, वो गति नाम कर्म है। गति नाम कर्म डिसाइड करता है प्लेस, और ये विग्रह गति यानी मोड़ वाली गति है, मतलब जीव जा रहा है तो स्ट्रेट नहीं जा रहा है, वो टर्न लेके जा रहा है, तो इसलिए इसको विग्रह गति बोला। और वो जो प्लेस हम जो बोल रहे हैं वो गति नाम कर्म है, ठीक है। हाँ वो गति नाम कर्म डिसाइड करता है कि कौन सी प्लेस में जीव को जाना है। और ये विग्रह गति मतलब कि जीव एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है, तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो टर्न लेके जाएगा। तो ये विग्रह गति का मीनिंग ये होता है। हाँ भैया, ठीक है। भैया ओके। जीव 3 समय तक अनाहारक रह सकता है ना, 4 समय में से? 2 जीव समय तक। शायद ज्यादा से दो, ज्यादा। 2 अधिक से समय तक। 2 समय का ध्यान आ रहा है मुझे। तो समय से ज्यादा अनारक शायद 2 समय तक रह सकते हैं सर। 2 या 3 एक्चुअली, एक बार और उसका भी कंफर्म कर लूंगा मैं, 1 या 2 समय है। जैसे मान लीजिए 4 समय की उससे गया तो पहला, दूसरा, तीसरा और और चौथा। तीसरा शायद 3, 2 या 3 ही होगा, एक्यूरेट कंफर्म कर लूंगा मैं। आज के 2 क्वेश्चंस थे हमारे। एक तो पूछा था कि जो गति नाम कर्म है पिछला बैकग्राउंड में चल रहा है, तो वो अपना अपना उसका। इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, जी भैया। है ना। और एक और क्वेश्चन था और ये कि 2 समय या आहार 3 का, समय। एक आहार का भी जो एक पूछा था, इसको और ढंग से समझ लेंगे अपन। आहारक पिछले भाव का आहार लेकर आया, इसका क्या मीनिंग है। और भैया और एक भी पूछना है, मतलब जब समय काउंट करते हैं तो जहां से शुरू होता है वो एक नहीं ना, पहला मोड़ आएगा तब 1 समय, फिर आगे 2 समय, ऐसा होगा ना? हाँ, मतलब यहाँ पे जीव था और वहां से स्टार्ट किया तो ये तो 0 ही पॉइंट कहलाएगा, वहां से हाँ, जब पहले निकल लिया तो ही फर्स्ट समय कहलाएगा। 1 समय, हाँ वही पूछना था जी भैया। ठीक है, और भी कोई था डाउट इसमें? एक तो गति नामकरण के लिए बोलता है कि पिछले की लाया तो उसका कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, और सेकंड एक आहार का भी अब था, तो एक बार और इसको समझ लेंगे कि आहार लेके आया से क्या मीनिंग आया। ठीक है, और अब कोई था इसमें क्वेश्चन इसके अलावा? तीसरा 2 समय या 3 समय, अनाहारक कितने समय रह सकता है ज्यादा से ज्यादा? है ना, ठीक है। जी भैया, धन्यवाद भैया। ये हो गया, और एक और भी पूछ सकते हैं, एक और भी था कि अगर इजी कोई रहा तो कब जीव अनारक रहता है विग्रह गति में, हाँ, और कब आहारक रहता है? कब आ रहा। अगर कोई सिंपल ही रहा इसका तो ये भी पूछ लेंगे, अगर कुछ डिफरेंट रहा तो फिर इसको एक्सेप्ट कर देंगे। विग्रह गति में कब आहारक कब अनारक। जी भैया। ठीक नहीं है। समझा ना भैया, डिफिकल्ट रहा तो भी आगे समझ में आएगा, सुना हाँ, रहा ना, सुना मतलब हुआ अगर होगा। थोड़ा बहुत ही रिलेटेड रहा तो इसको बताने हाँ का भाव है, अगर कुछ अलग रहा तो फिर छोड़ देंगे, कि हमको भी बताया नहीं गया कि कब जीव आहारक रहता है कब अनारक रहता है, तो इसलिए जी। कभी पूछने का ध्यान में नहीं रहा। यहाँ तक तो ठीक है ना, सभी क्लियर है क्षेत्र विपाकनी प्रकृति भी? यहाँ पे गौतम भैया भैया, क्षेत्र। हाँ। अच्छे से हेलो। समझे थे। बाकी भैया सभी यहाँ को भी पे क्लियर है? क्षेत्र। सब समझा है सब अच्छे से। जय जिनेन्द्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो आज नए ज्वाइन हुए हैं काफी, तो उनको भी क्लियर है आज का टॉपिक? यहाँ पे भैया क्षेत्र विपाकनी का मतलब यही समझना ना, जब विग्रह गति से जीव जाता है तो क्षेत्र विपाकनी जो प्रकृति होती है वो उसको आहार प्रोवाइड करती है। आहार नहीं कह सकते अपन उसको, फोर्स मतलब एक गति प्रदान करती है, मतलब कि मान लीजिए फ्यूल कह सकते हैं अपन। आहार, हाँ ठीक है, आहार तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब उसको जाने के लिए कैसे जाएगा जीव, उसके पास कोई मतलब कह सकते हैं पावर नहीं है, तो उसको एक फोर्स प्रदान कर रही है कि जीव यहाँ से यहाँ जाए। जाने के लिए उसको या तो पिछले भाव का अगर आहार लेके आया तब तो उसके पास एनर्जी रहेगी कि वो आगे मतलब जा सके, लेकिन उसके बाद जब उसके पास फोर्स नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, तो वो कैसे जाएगा। तो ये क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां उसको हेल्प करती है कि वो उसको तो आगे जब फॉरवर्ड जाने के लिए। तो जब आहार तो भैया अपन कह नहीं सकते हैं। पहले समय में उसके पास आहार है तब इन अनुपूर्वी नामकरण का उदय नहीं होगा, फिर जब वो दूसरे स्टेज से तीसरे पे जाएगी तभी उदय होगा ना इनका, जब हाँ, अनारक मतलब हो कि जाएगा। जब ये अनारक रहता है, वो उसके पास पिछले भाव का अगर आहार नहीं लेके आया, तब इसका क्षेत्र विपाकनी प्रकृति का उदय होता है। ये उस समय ही अपना फल प्रकट करती है।
जो कर्म प्रकृति या क्षेत्र विशेष हमको समझ में आ गया। कौन सा? कि एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए, ठीक है, एक भाव से जीव दूसरे भाव में जा रहा है, तब विग्रह गति में एक भाव से दूसरे भाव में जीव जा रहा है तो एक समय में भी जा सकता है। यहाँ पे था जीव और यहाँ पर उत्पन्न हो गया, तो दोनों बातें हो गई कि एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तब ये कहला रही है हमारी ऋजु गति, एक ही समय में जा रहा है, ऋजु गति कहला रही। तो यहाँ पर क्या है, इसका यूज होगा नहीं। क्या बोल रहे हैं, जब विग्रह गति से जा रहा जी, ठीक, विग्रह गति मतलब 2 3 या 4 समय में जीव दूसरे भाव में कह सकते हैं कि पैदा होगा, उत्पन्न होगा। तो विग्रह गति का बोल दिया, जहां पर टर्न आएगा जीव को। तो उस समय भी क्या बोल रहे हैं कि जब कार्बन का योग की प्रधानता होगी। कार्बन का योग कब आएगा जीव को? जब जीव अनारक होगा। जब जीव अनारक होगा तभी कार्बन का योग की प्रधानता होगी। तो उस विग्रह गति में भी जब जीव के कार्बन का योग होगा, जब जीव अनारक होगा, उस समय ही पर्टिकुलर ये प्रकृति अपना फल प्रकट करेगी, उस समय ही इनका यूज आएगा। तो इसीलिए, और इसके अलावा कहीं पर भी जीव को इसका यूज आता ही नहीं। तो इसीलिए इनको हमने बोला क्षेत्र विपाकनी, जो पर्टिकुलर एरिया में ही अपना फल प्रकट कर रही है। और वो कब कब कर रही है? कि जब जीव एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है। एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है, तो उसमें भी कब? जब जीव विग्रह गति से आता है, मतलब जब जीव को टर्न लेना पड़ता है। विग्रह गति में भी कब? जब जीव कार्बन का योग के प्रधानता होती है, मतलब कब के? जब जीव अनारक होता है, तभी अपना फल प्रकट करती है। तो उन प्रकृतियों को हम बोलते हैं क्षेत्र विपाकनी। इसमें कौन सी आती है प्रकृतियां? तो जो चारों अनुपूर्वी नामकरण की है, नरकानुपूर्वी, त्रियंशानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, ये चारों प्रकृतियां जो है उसी ये क्षेत्र विपाकनी कहलाती है। ठीक है सर, क्लियर हुआ है आज का दोनों? भैया तो फिर ये क्षेत्र विपाकनी का उदय तो तभी हो जाता है ना जब जीव काल करता है, पर फल तभी देती है जब वो उस अवस्था में रहता है, अनारक अवस्था में रहता है। हाँ, तभी उसका उदय होगा ना। नहीं भैया, लेकिन काल किया तो काल करते ही उसका उदय तो हुआ ही ना भैया, तभी तो वो आगे जाके फल देगी। नहीं, उदय अगर आ गया तो फिर तो जब उदय कब आएगा? जब कार्बन कायों की प्रधानता होगी। कार्बन कायों की प्रधानता कब होगी? जब जीव अनारक होगा। तो भैया ठीक वो अनारक तो तभी ये काल ठीक है। करने की अपेक्षा से ये ना भैया, एक भव से जाते, एक भव से दूसरे भव में जा रहा है भैया ये। मान लीजिए जीव एक भाव से 2 समय की विग्रह गति से जा रहा है, मान लीजिए जीव अभी वर्तमान में यहाँ था, ठीक है, और इसको यहाँ उत्पन्न होना है। वर्तमान में यहाँ है पहला समय और ये दूसरा समय, ठीक। अब वर्तमान भाव का जी आ लेके आया यहाँ पर, ठीक है, हाँ तो यहाँ पर क्या तो है? आ रखी है, ठीक, और यहाँ उत्पन्न होना उसको, तो यहाँ पर उत्पन्न होते यहाँ पर भी आहारक हो गया जीव। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से काल किया जैसे जीव ने, तो जीव का अनुपूर्वी नामकरण का उदय आ गया, ये कह रहे हैं ना? हाँ भैया, यही ठीक। पूछना, यही चाह रही हूँ मैं। हाँ, मतलब वही आप जो पूछ रहे हैं। तो और यहाँ पर अगर ऋजु गति से आएगा तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, हम विग्रह गति के लिए बोल रहे हैं उसका। हाँ हाँ तो 2 समय की विग्रह गति से जा रहा जी, तो उसको काल करते ही उसके अनुपूर्वी नामकरण का उदय हो जाना चाहिए। तो क्या हाँ। है कि यहाँ से अगर जीव आहार लेके जा रहा है तब तो यहाँ अनारक रहा ही नहीं, और यहाँ से हम्म जीव उत्पन्न होगा काल करके, मतलब यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ उत्पन्न होते ही उसको आहार मिल जाएगा। तो इस हम्म। पूरे प्रोसेस में जीव अनारक रहा ही नहीं। तो जब हाँ जीव अनारक नहीं रहा, तब उसका, जब हमने क्या बोला कि जब जीव अनारक होता है, उस समय ही कार्बन कायोग की प्रधानता होती है, क्योंकि कोई शरीर, तीनों जो शरीर है, आरक शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आरक, वो तीनों शरीर लेके नहीं आया। केवल कार्बन शरीर कायोग ही उसको, उसके साथ लगा हुआ है जीव के। तो उस समय उसको जाने के लिए, उसको फोर्स के लिए ही ये अनुपूर्वी की जरूरत होती है। तो यहाँ से यहाँ गया तब तो उसके पास आहार है ऑलरेडी, और यहाँ से यहाँ गया तब भी उसके पास आहार मिल गया। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि जीव अनारक रहा ही नहीं। तो अगर हम बोल देंगे कि काल करते ही उसको अनुपूर्वी का उदय आया, तो वो तो बात गलत ही हो जाएगी ना, क्योंकि हमने क्या बोला, अनुपूर्वी का कब यूज आएगा? जब कार्बन कायों की प्रधानता होगी, मतलब तीनों जो शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, वो तीनों काम नहीं होंगे तब ये यूज करेगी। लेकिन यहाँ पर तो उसके पास आहारक शरीर है ही ऑलरेडी, दोनों बात, इस समय भी है और इस समय भी है। तो जब जीव आहारक रहे तब इसका कोई यूज आएगा नहीं। मतलब अगर जीव विग्रह गति से जा भी रहा है 2 समय की, तब भी अगर जीव दोनों समय में आहारक है, तो उसका कोई उदय आएगा ही नहीं जीव को। ये कहने का मतलब, जब जीव कर्म कायोग से जाएगा, मतलब तीनों शरीर को नहीं लेके जाएगा, तभी ये अपना फल प्रकट करेगी।
क्योंकि भैया अगर एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं तो बोलते ऐसे है ना, सिर्फ कार्बन का योग का ही योग रहता है, बाकी कोई कार्बन और तेजस ही रहते हैं, बाकी नहीं रहते हैं। तेजस तेजस रहता है क्या नहीं रहता है? तेजस कार्बन तो है ही है, बाकी है ना? अच्छा, दोनों हाँ कार्बन के साथ में साथ तेजस भी है? हाँ हाँ, तेजस कार्बन दोनों तो हमेशा साथे रहता है जाते ना। हैं। तेजस और कार्बन तो हमेशा रहता ही है, लेकिन प्रधानता से हम कार्बन का योग ही बोलते हैं उसको। ठीक हाँ, है, वो बोलते ऐसे ही है, पर बोलते तो है ना भैया कि इसका रहता ही है, कि मतलब जीव ने काल किया, अब शरीर नहीं है तो इसका योग तो रहता ही रहता है। हाँ ये तो रहेगा ही, लेकिन वही है कि इसमें दोनों संभावना रहती है। मान लीजिए दो समय की उससे जा रहा है ना जी, तो पहले समय हाँ, में क्योंकि कारक हो भी चाहे सकता आ है। ले रहा है चाहे नहीं ले रहा है भैया, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसमें कार्बन का योग तो रहेगा ही रहेगा भैया। नहीं, वो तो है मेरे ही, ख्याल से कार्बन ना तो इसमें तेजस नहीं रहता है, क्योंकि तेजस तो शरीर से रिलेटेड है, शरीर के अंदर की ऊर्जा है। कार्बन का योग ही रहता है। देखिए, तेजस और कार्बन तो जो दोनों शरीर हैं वो जीव के साथ हमेशा ही रहते हैं। और जब जीव कहते हैं कि जब कोई शरीर नहीं है तो कार्बन का योग तो उसके साथ है ही है। ठीक है, कार्बन का उसके योग साथ तो जीव के तेजस साथ है हमेशा कि ही नहीं है? उस टाइम कार्बन के साथ तेजस है कि नहीं, अनारक के समय? रहता है। इसको भी पूछ एक लेंगे कि सेकंड पहले एक बार ये कार्बन का योग का क्लियर कर लेते हैं, फिर तेजस पे जाएंगे। कार्बन तेजस देख तो दोनों ही रहता ही है। देख कार्बन शरीर और तेजस शरीर तो जीव के साथ हमेशा ही रहता है। और तेजस शरीर का योग मेरा भी कहने का मतलब ये है कि तेजस शरीर के साथ ही रहता है, लेकिन बाटा बैठी अवस्था में कार्बन का योग ही होते खाली। हाँ, कार्बन का योग बात तो प्रधानता जो होती है वो कार्बन का हाँ, योग मतलब प्रधानता पूरे तीनों। कार्बन का योग की रहती है। हाँ प्रधान नहीं, कार्बन कायोग की प्रधानता कब रहेगी? जब जीव अनारक होगा, तीनों शरीर उसके पास नहीं है, कोई भी शरीर के पुद्गल लेके नहीं आया वो, तब उस समय हम्म, कार्बन कायोग की प्रधानता होती है। जैसे जब जीव केवली समुद्घात भी करता है ना, तो हाँ, उसमें तब भी दूसरे रहता है। चौथे समय में ही कार्बन कायोग की प्रधानता होती है। उस समय हाँ कोई भी तब, शरीर के पुद्गलों को जीव ग्रहण नहीं करता। तो वैसे हाँ ही हाँ जब भैया। जीव अनारक होता है तो उस समय क्या होता है? कार्बन शरीर कायोग की ही प्रधानता होती है। ठीक है, तो हम्म, उस समय ही जो है ये क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां अपना फल प्रकट करती हैं। क्लियर हुआ आपको? तो तो हाँ ऐसे भैया ऐसा बोल ये भैया, ऐसा नहीं ऐसे बोलना चाहिए औदारिक बेक्रिय आहारक होगा तब तेजस कार्बन होगा, और विग्रह गति में सिर्फ कार्बन का योग ही होगा। भैया नहीं नहीं, जहाँ तेजस होता है वहाँ कार्बन नियमा होता है, जहाँ कार्बन शरीर होता है वहाँ तेजस शरीर नियमा होता है। तो क्षेत्र विपाकनी है तो दूसरे समय में कार्बन का योग है, वहाँ तेजस कार्बन का योग भी होगा, तेजस का योग भी होगा। देखिए, हाँ तो एक बात समझिए आप कि जब जीव आहारक है या अनारक है, कार्बन का योग तो उसके साथ है ही है। ठीक है, लेकिन जब मान लीजिए अनारक है, तब उसमें प्रधानता किसकी? कार्बन का योग की ही प्रधानता है। जब जीव आहारक है तब भी उसके साथ कार्बन का योग है, जब जीव अनारक है तब भी उसके साथ कार्बन का योग है ही है विग्रह गति में, बरोबर। लेकिन तो जब जीव तेजस आहारक है नहीं है तब क्या? उसको एक तेजस है कि नहीं है, एक यही मेरे को सेकंड समझना भैया है। को बात हाँ, करने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, तो जब जीव आहारक है तब भी उसके पास कार्बन का योग है, जब जीव अनारक है तब भी उसके पास कार्बन का योग है, बरोबर है। तो जब आहारक है तब तो उसके पास आहार है, तब वो एक से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन जब जीव अनारक है, तब उसको एक से दूसरी जगह जाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो जो उसकी पूर्ति हो रही है, वो उसको हेल्प कर रही है क्षेत्र विपाकनी प्रकृति। ठीक है, अब रही बात जो आपने पूछा कि उसमें तेजस का योग पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, एक मिनट, तेजस का योग का एक बार मैं चेक कर लूंगा क्या रहता है उसका कॉन्सेप्ट तेजस का योग का। तो इसको भी अगली क्लास में पूछकर बताने का भाव है, तेजस का योग भी रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है ना? लेकिन भैया जो कार्बन रहता है उसके साथ में तेजस तो हमेशा हाँ, लगा रहता है ना संसार जीव वो के। तो सही है, शरीर के लिए बात अलग है। अब एक आयोग की बात हो रही है, हाँ, तो इसको एक हाँ, बार चेक कर लें। तेजस और कार्बन शरीर तो दोनों के साथ जीव के साथ हमेशा रहते ही हैं, वो तो ध्रुवदय प्रकृतियां हैं। लेकिन चूंकि ये कायोग वाली बात है तो एक बार इसको और चेक कर लूंगा मैं क्या है। ठीक है, तो आज के जो दोनों टॉपिक थे, कौन सा? एक फर्स्ट वाला था भव विपाकनी और क्षेत्र विपाकनी, ये क्लियर है सभी को? इसमें अगर कोई डाउट रहे तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो भी नेक्स्ट क्लास में करने का भाव है। ठीक है सर? हाँ भैया, भैया बहुत अभी बहुत कौन सा धन्यवाद अध्याय भैया होगा? आपका। आज की क्लास यही एंड करते हैं हम।
क्लास सीखने का वाला के बाद का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अवाचर भगवान, यह ज्ञान हमारे बीते विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, अनासक्त बने, सहनशील बने, रत्नालीन बने और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वितरागता का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि में लीन बने। ज्ञान ध्यान सीखते वक्त हुई अग्नि साधनाओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान ध्यान सिखाने की मति कृपा की ऐसी कृपा सदैव बना रहे। आप सभी से बारंबार क्षमा याचना, जिनाज्ञा क्षमा कुछ भी याचना। तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को सादर जय जय। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भैया, जय जय। जय जिनेंद्र। जय बहुत बहुत जिनेंद्र। कृपा करें। जय जिनेंद्र।